नमस्कार। अ, इस कड़ी में सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अर्पण कुमार जी का कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं यहाँ आकर अपनी कविताओं का पाठ कर सकूँ और आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ और अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। जैसा कि मुझे कहा गया कि यहाँ मुझे अपनी कविता की यात्रा के बारे में भी बात करना चाहिए, तो कुछ बातें ऐसी हैं जी, शुक्रिया जी। कुछ बातें ऐसी हैं कि हम कभी भी उनके लिए बहुत श्योर नहीं होते हैं कि हम भविष्य में ये कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे, और बस किसी तरीके से वो चीज़ें अनायास ही हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि हर पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी कॉलेज की लाइफ में, अपने प्रारंभिक जीवन में जब वो किताबों से जुड़ता है, तब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लिखना शुरू करता है। अपने मन के भावों को उकेरने के लिए किसी न किसी कला के किसी न किसी माध्यम का सहारा ज़रूर लेता है। कुछ लोग होते हैं जो संवेदनशील होते हैं और अपनी इच्छाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को कभी किसी चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, तो कभी कविताओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो कभी गा के प्रदर्शित करते हैं, या किसी न किसी तरीके से प्रदर्शित करते ज़रूर हैं। तो हम सभी के जीवन में यह दौर कभी ना कभी ज़रूर आता है जब हम लोग अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को आगे लेकर आना चाहते हैं, सामने लेके आना चाहते हैं दुनिया के, और वह कला किसी न किसी तरीके से हमारे लिए अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कविताएं भी और लिखना भी जो है वो कला का एक रूप है, जिससे व्यक्ति अपने अंतस को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी हार को, अपनी जीत को, अपनी खुशियों को, अपने दुखों को किसी न किसी तरीके से प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कॉलेज लाइफ में पढ़ने लिखने के साथ साथ हाँ, मैंने भी थोड़ी बहुत कविताएं लिखनी शुरू की, और कॉलेज की मैगज़ीन में छपने के बाद ही खुद को 30 मार का समझ लिया। नॉर्मली हम सभी के साथ होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य या मेरी रुचि हमेशा से बोलने में अधिक रही। जैसे कि वाद विवाद, भाषण, इस तरीके की प्रतियोगिताएं और इस तरीके के कार्य मंचों का संचालन करना, ये सब हमेशा से मेरे लिए ज़्यादा खुशी देने वाला रहा। तो मैंने अपना काफ़ी समय अपनी कॉलेज लाइफ में इन्हीं चीज़ों में स्पेंड किया, इन्हीं में लगाया, और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ छोटी मोटी कविताएं लिखी जो यहाँ वहाँ छपी, पत्र पत्रिकाओं में, कॉलेज मैगज़ीन में छपी, लोगों द्वारा सराही गई। और मेरे लिए वो कभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य चीज़ नहीं रही कि हाँ, बस मैं खुश थी कि हाँ, कविताएं आ रही हैं और बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन जैसा कि हर किसी के जीवन में दौर आता है कि एक समय बाद हम अब लग जाते हैं अपने काम काज में, कमाने खाने में, और उस वक्त ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल जाती है। तो इसी तरीके से मैं भी कहीं ना कहीं खो गई थी, और पिछला कुछ समय रहा 2-3 सालों का, जब मैं इस क्षेत्र में वापस आई। और सच कहूँ तो मैं कभी भी लिखने के लिए वापस नहीं आई थी, मैं आई थी कविताओं को पढ़ने के लिए, उनका वाचन करने के लिए, उनको बोलने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए, अपने आप को फिर से ज़िंदा करने के लिए कह सकती हूँ। और ये करते करते कब मैंने छोटी मोटी तुकबंदी के साथ छोटी मोटी कविताएं लिखना शुरू कर दिया, तो ये मेरे खुद के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि मैं कुछ लिख पा रही हूँ अभी। जहाँ तक जनसुलभ पुस्तकालय की बात है, यह पेज और इसके संस्थापक अर्पण कुमार जी जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अति विशिष्ट है, एक्चुअली अद्भुत की श्रेणी में है, जहाँ कार्यक्रमों को बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही अच्छे ढंग से एक के बाद एक किया जाता है। तमाम तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम से यहाँ होते हैं, जैसे अभी हाल ही में मन्नू भंडारी जी के ऊपर जो कार्यक्रम की श्रृंखला रही वो शानदार रही, जिसमें उनकी कहानियों के पाठ से लेकर जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया, और एक बेहतरीन तरीके से हम मन्नू भंडारी जी को समझ सकते हैं इन कार्यक्रमों के द्वारा। तो जैसा अर्पण जी ने मुझे बताया कि आज से जो है कविता का युवा स्वर नामक कार्यक्रम ये शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 2 कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि अर्पण जी ने इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने के लिए मुझे चुना, और मैं जो है शुरुआत में सबसे पहले अपनी कविताओं का पाठ यहाँ पे कर रही हूँ। ओम निश्चल सर जी आए हैं, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ पर हम लोग जब जुड़े हैं तो हर दिन जो है दो कवि जो है अपनी अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। पहले क्रम में सबसे पहले मैं पाठ कर रही हूँ, उसके बाद 7:30 बजे एक और कवि जुड़ेंगे। जैसे कि मुझे कहा जा रहा है पंखे की स्पीड कुछ कम हो सकती है, तो निश्चित तौर पे मैं उसे बंद कर देती हूँ ताकि ये दिक्कत चली जाए। जी ओके। जी मैं अपनी कुछ कविताओं के साथ शुरुआत कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यहाँ जुड़े तमाम दोस्त, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। विशाखा जी, जया जी, सीमा जी, मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विमलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पहली कविता, जुड़िएगा। इंसान का अकेलापन होता है और रचनात्मकता का एकांतवास। एक दूसरों में खुद को ढूंढने की कवायद है, तो दूसरा खुद में खुद को तलाशने की जद्दोजहद। हम वे कथित सामाजिक प्राणी हैं जो समाज की परंपराओं, मान्यताओं और विचारधाराओं से कोसों दूर हैं। शायद इसलिए हम अकेले हैं, किसी ऐसे जंगली पशु की तरह जो अपने अकेलेपन को एकांतवास में तब्दील करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हम नीम अंधेरी तन्हाइयों में रहने वाले लोग पूरी रात दीवार से टिककर सुबह का इंतजार कुछ ऐसे करते हैं जैसे पत्थर बनी अहिल्या अपने राम का इंतजार करती है। हमारे पास दुख में रोने के लिए कोई कंधा नहीं है और ना ही सुख का बताशा बांटने के लिए कोई साथी। हम अपनी ही आंखों के कोयों में रोते हैं और अपने ही होठों के कोनों पर मुस्कुराते हैं। हम खुद से खुद की ही बातें करते हैं। हमारे पास वक्त के हर जख्म का सिर्फ एक ही स्थायी इलाज है और वह है किताबें। सिनेमा और संगीत हमारी खट्टी मीठी चरपरी गोलियां हैं जिसका स्वाद बांटने की बेचैनी अक्सर हमें पागल करार देती है। हम अकेलेपन के मारे हुए हैं, लेकिन जाने क्यों हम भीड़ से इतना घबराते हैं। और तो और अपने कमरे में अपने अलावा किसी और का पल भर होना भी अब हमें असहज करता है। हम स्वयं में स्वयं का प्रतिरोध हैं। हम अपनी ही भाषा की आवृत्ति हैं। हम उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं जिसे पूछा जाना अभी शेष है। ये थी मेरी पहली कविता। शुक्रिया सभी जुड़े हुए दोस्तों का, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कविता, व्यक्ति केवल प्रेम में ही नहीं लौटता, इसलिए भी लौटता है क्योंकि उसकी रिक्तता उसे अकेले जीने नहीं देती। एक छटाक प्रेम, दो मीठे बोल, स्वीकार किए जाने की थोड़ी सी उम्मीद और इससे भी अधिक यह संभावना कि कोई आपको सुन रहा है, फरिश्तों को आसमान और मुर्दों को कब्र से खींच लाती है। लेकिन याद रखिएगा, किसी के खालीपन से कभी कोई रोशन नहीं होता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। बंटी शर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए बंटी जी। अगली कविता जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी मृणाल की चिट्ठी की जो मुख्य पात्र है मृणाल, उसके लिए लिखी गई है। और जब मैंने वो कहानी पढ़ी और साथ साथ जो है उसका नाट्य रूपांतरण भी देखा, तो कहीं वो बहुत गहरे वो कहानी जो मुझे अंतस में उसने मुझे परेशान किया। और ख़ासकर
उसकी जो मुख्य पात्र थी मृणाल, जिसने अपरिमित साहस का प्रदर्शन किया, वो अपने आप में चौंका देने वाला था मेरे लिए। एक स्त्री होने के साथ साथ स्त्री की समस्त विषमताओं, उसकी समस्त भयों से मुक्ति पाकर आगे बढ़ना, मुझे लगा ये एक बहुत कमाल की बात थी। और रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी की कहानियों में ये चीज़ें बहुत अक्सर हमें नज़र आती हैं, जहाँ उनके स्त्री पात्र जो है वो बहुत सहजता के साथ आगे आकर अपने अधिकारों के बारे में बात करती हैं। तो मैं ये कविता पढ़ने जा रही हूँ। कविता मृणाल के लिए है। मृणाल के नाम मेरी एक चिट्ठी। जनश्रुति है कि स्त्री या तो रूपमती होती है या फिर बुद्धिमती। एक रूपमती स्त्री का बुद्धिमान होना केवल एक अपवाद है। ध्यान देना मृणाल, मैंने भी यहां रूपमती स्त्री का बुद्धिमान होना कहा, बुद्धिमती स्त्री का रूपवान होना नहीं कहा। यह हमारी परवरिश में है। फिर तुम इतनी अलग क्यों हो मृणाल? एक गरीब घर की माना कि अति रूपवान कन्या को क्या इतना स्वाभिमान शोभा देता है? ऐसी कन्या का परम सौभाग्य तो किसी संभ्रांत एवं समृद्ध परिवार की छोटी बहू होना ही हो सकता है। फिर तुम क्यों इतनी नाखुश हो मृणाल? क्यों हो इतनी संवेदनशील? क्यों इतने बड़े बड़े भर के घर के अंधेरे कोनों में अकेली बैठकर बिना लय और छंद के शब्दों के ताने बाने बुनती हो? क्या तुम्हें कविता की समझ भी है? क्यों तुम्हें कीमती कपड़ों और गहनों से मोह नहीं होता? क्यों तुम नानी माँ की दी हुई कीमती साड़ी और अपने गहने निसंकोच उस अबला बिंदु को दे देती हो? क्या तुमने अपने पति का ताना नहीं सुना कि तुम्हारे पास कीमती वस्तुएं आवश्यकता से कुछ ज्यादा ही हैं? आवश्यकता से अधिक तो तुम्हारे पास बुद्धि भी है। एक संभ्रांत एवं समृद्ध परिवार की छोटी बहू में जितनी बुद्धि होनी चाहिए उससे कहीं अधिक। लेकिन यह तो विधाता का दोष है। तुम्हारा दोष तो तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी संवेदनशीलता है। आखिर बुद्धि का प्रयोग तो तुम्हारे ही हाथ में है ना। स्त्री का भी भला कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है मृणाल? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस विशाल संसार में बिंदु नहीं तो कुछ भी नहीं? क्यों इस व्यापक सृष्टि को तुम अपनी तुच्छता से परिभाषित करना चाहती हो? सच के लिए लड़ना कितना बड़ा अपराध है, तुम्हें कभी इसका बोध हुआ ही नहीं। और लड़ाई भी किसके लिए? उस अभागी बिंदु के लिए जिसका साथ उसकी सगी मासी भी नहीं दे पाई। घूंघट उघाड़े सास और जेठ की आंखों में आंखें डाल उनका प्रतिकार करना यह तुम्हारी निर्लज्जता नहीं तो और क्या है? क्यों तुम एक छोटी बहू से इतर अपनी एक अलग पहचान जानने के लिए इतनी व्याकुल हो? क्या स्वयं की खोज के लिए घर परिवार का त्याग करना एक स्त्री को शोभा देता है? सच बताओ, पति के चरणों को अंतिम बार स्पर्श करते समय क्या तुम्हारे मन में तनिक भी शंका नहीं आई? घर की देहरी लांघते वक्त क्या तुम्हारे पैर नहीं कांपे? ये कैसा दुस्साहस है कि घर से निकलते वक्त तुम आती हूं के स्थान पर जाती हूं कहती हो। अपनी ईमानदारी को अपने आंचल से बांधे एक अनदेखी अनजानी यात्रा पर अकेले निकल जाना एक स्त्री के लिए एक मूर्खतापूर्ण कृत्य से अधिक और क्या ही हो सकता है? क्या तुम्हें परिवर्तन से डर नहीं लगता मृणाल? इस विशाल संसार में नीले गगन के नीचे समुद्र की लहरों के बीच तुम भी तो केवल एक बिंदु सदृश हो, शायद उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म। फिर क्यों तुम्हारा स्वाभिमान इतना विशाल है? मृणाल,
तुम नहीं जानती, यह संसार तुम्हें पल भर में कुलक्षणी घोषित कर देगा। इतिहास जाने कितनी बिंदु की दुखी गाथाओं से भरा पड़ा है, जो अपने आंचल में आग लगाकर स्वयं ही जल मरती हैं। वे इतनी भोली हैं कि स्वयं नहीं जानती कि यह आत्महत्या नहीं, वास्तव में हत्या है, जिसका दोष कोई अपने सिर नहीं लेगा। ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। यही रीत है। तुम अपना सोचो मृणाल, क्या एक चिट्ठी लिखकर जीवन के हर एक संबंध को तोड़ा जा सकता है? क्या उनसे मुक्ति पाई जा सकती है? अकेली, बिना किसी पुरुष के निराश्रित कैसे जीवन बताओगी? क्या स्वयं की खोज इतनी सरल है? एक बात पूछूं मृणाल, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने जन्म देते ही अपनी बच्ची को ना खोया होता तो शायद तुम यह दुस्साहस कभी नहीं करती। समय मिले तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी एक चिट्ठी लिख कर देना। शुक्रिया। ये कविता थी, एक लंबी कविता मृणाल के नाम, और मैंने यहाँ प्रश्नों के माध्यम से कोशिश की है मृणाल की सोच को, मृणाल के कार्यों को आप लोगों तक पहुँचाने की, क्योंकि एक स्त्री के लिए मुझे ऐसा लगता है ये बेहद मुश्किल हो जाता है जब वह समाज की परंपराओं से हटकर कोई कदम उठाती है। साथ जुड़े हुए सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं आगे बढ़ती हूँ एक कविता के साथ। सबसे गहरी ऊष्मा के स्रोत हथेलियों के भीतर है। यह समझते हुए भी मैंने स्वयं और दूसरों को अक्सर ठंड से ठिठुरते हुए देखा। सबसे मीठे पानी की नदियों के उद्गम स्थल कंठ के अंदर हैं। बावजूद इसके जाने कितनी पीढ़ियां जीवन के रेगिस्तान में प्यासी मर गई। हंसी में ही है ईश्वर का वास। पूरी उम्र खुद रोते और दूसरों को रुलाते हुए मैंने स्वयं अपने ईश्वर को अदृश्य रखा। जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है। जो अप्राप्य है उसका आकर्षण जीने नहीं देता, और ईश्वर के दिए वरदान एक एक करके शनैः शनैः मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहे हैं। जब मैंने जाना तो यह जाना कि कुछ जानने के लिए यह जीवन कितना छोटा है। आभार। शुक्रिया दीपक जी, बंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।